आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। सिर्फ डिस्कशन से हिस्ट्री में कोई रियल चेंज नहीं आ सकता। साउंड मीनिंगफुल? ये सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, बल्कि इन्हें लिखने वाले ने इन्हें जिया भी है। अगर आपको अभी तक पता नहीं चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बताते हैं। ये स्टेटमेंट्स है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। एक ऐसे इंसान जो सिर्फ नाम के नेता नहीं थे, बल्कि सही मायने में एक ट्रू लीडर थे। एक ऐसे लीडर जिन्होंने प्रूव कर दिया कि रियल चेंज लाने के लिए वर्ड्स ही काफी नहीं होते, उनके लिए अनवेवरिंग एक्शन और बलिदान की जरूरत होती है। आज इस वीडियो में हम ना सिर्फ उनकी लाइफ से जुड़ी स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे, बल्कि ये भी कि आजाद हिंद फौज असल में बनाई किसने। क्यूरियस? लेट्स स्टार्ट। स्वामी विवेकानंद के भारत की धरती पर कदम रखने के कुछ दिन बाद 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में एक वेल टू डू मिडिल क्लास हिंदू बंगाली फैमिली में जन्म हुआ सुभाष चंद्र बोस का। उनके फादर जानकीनाथ बोस महीनगर के बोसेस के एक डिसेंडेंट थे और प्रोफेशन से एक वकील। उनकी माँ का नाम था प्रभावती, जो कि हथकोला की दत्त फैमिली को बिलोंग करती थी। वो कुल मिलाकर 13 भाई बहन थे, 6 भाई और 7 बहनें। 1913 में कटाक में स्कूलिंग खत्म करने के बाद सुभाष ने कलकत्ता, जिसे अभी कोलकाता कहा जाता है, वहाँ जाकर प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया। 17 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स को बिना बताए वो कॉलेज छोड़कर एक स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में निकल गए। बहुत सी सिटीज जैसे हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी और गया घूमने के बाद भी जब उन्हें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जिसे वो दिल से फॉलो कर सकते थे, तो सुभाष कोलकाता लौट आए। 1916 में एक इंग्लिश प्रोफेसर पर अटैक के इंसिडेंट के कारण कॉलेज ने उन्हें एक्सपेल कर दिया, लेकिन पढ़ाई तो पूरी करनी थी। तो 1917 में कलकत्ता के ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहां से 1919 में फिलोसफी में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1919 में पेरेंट्स ने उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भेजा। 1920 में सुभाष ने सिविल सर्विस एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन अप्रैल 1921 में वो सब छोड़ छाड़ कर इंडिया वापस आ गए। जहाँ तक हमें उनकी शादी के बारे में पता है, कहते हैं कि सुभाष ने सीक्रेटली एमिली सेंचिल नाम की एक औरत से शादी की, जिनके साथ उनकी एक बेटी है अनीता। इस शादी का कोई विटनेस नहीं था और उन्होंने भी इसे कभी पब्लिकली एक्नॉलेज भी नहीं किया। अगर आपके पास इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे करी और क्या क्या किया। 16 जुलाई 1921 में इंडिया वापस आने के साथ ही हो गई उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत। बॉम्बे पहुंचते ही उसी दिन वो महात्मा गांधी से मिले, जो कि उस दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। हिस्टोरियन गॉर्डन ने अपनी बुक ब्रदर्स अगेंस्ट राज, अ बायोग्राफी ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट शरद एंड सुभाष चंद्र बोस में लिखा है कि पहली मुलाकात में ये क्लियर हो गया कि गांधी जी और सुभाष जी का थॉट प्रोसेस डिफरेंट था। जहाँ गांधी जी के लिए नॉन वायलेंट मीन्स नॉन नेगोशिएबल थे, वहीं सुभाष जी की सोच थी कि देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी रास्ता एक्सेप्टेबल है, पर फिर भी ही जॉइंड गांधी जी, देश के लिए कुछ भी। 1922 में बोस ने स्वराज नाम का एक न्यूज़पेपर शुरू किया। 1923 में बोस को इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। उसके बाद वो चित्तरंजन दास के न्यूज़पेपर फॉरवर्ड पे एडिटर बन गए। 1924 में उन्होंने कलकत्ता में एक प्रोटेस्ट मार्च को लीड किया, जिसमें बोस और कई लीडर्स अरेस्ट हो गए। 1925 में बोस को मैंडले, ब्रिटिश बर्मा की जेल में भेजा गया, जहां उन्हें टीबी हो गया। 1927 में जेल से रिलीज होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए और जवाहरलाल नेहरू के साथ फ्रीडम फाइट में शामिल हो गए। कुछ समय बाद उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन इस बार 1930 में वो कलकत्ता के मेयर बन गए। फिर 30s में बोस यूरोप के कई देशों में गए और वहां इंडियन स्टूडेंट के साथ बहुत से पॉलिटिशियन से भी मिले, जैसे कि बेनितो मुसोलिनी। 1938 आते आते बोस एक बड़े नेता बन चुके थे और उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनके थॉट से महात्मा गांधी अग्री नहीं करते थे और उन्होंने बोस को अपनी अलग कैबिनेट बनाने के लिए कहा। इसके चलते बोस और नेहरू में भी रिफ्ट आ गया। इस सब के बावजूद वो 1938 में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। 1939 में बोस एक बार फिर प्रेसिडेंट बने, लेकिन पावर स्ट्रगल के कारण आखिर में बोस को प्रेसिडेंसी से रिजाइन करना पड़ा। अच्छा काम करने वाले लोग ही अक्सर पूरी पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं। सही कहा ना? आपको क्या लगता है? 1939 में ही बोस ने एक पार्टी बनाई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। जुलाई 1940 में वो फिर अरेस्ट कर लिए गए। अब तो मानो उनको आदत सी हो गई थी जेल जाने की। इंडिया की फ्रीडम फाइट के इतने क्रिटिकल समय में वो जेल में बंद नहीं रहना चाहते थे, तो उन्होंने शुरू किया फास्ट अनटू डेथ। उनके इस कदम से ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई और उन्हें जेल से तो रिलीज कर दिया, पर उन पर पूरी नजर रखी जा रही थी। फिर वो भी जनवरी में कलकत्ता से काबुल, वहां से मॉस्को और फाइनली अप्रैल में पहुंचे जर्मनी। जर्मनी में सुभाष स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंडिया से जुड़े, जो कि जर्मनी द्वारा स्पॉन्सर्ड आजाद
आजाद हिंद रेडियो के ब्रॉडकास्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। जर्मनी में उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर बनाया, जिसमें अराउंड 4500 ऐसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को शामिल किया जिन्होंने कभी न कभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट किसी वॉर में पार्टिसिपेट किया था। जर्मन्स बोस के साथ किसी भी तरह के अलायंस बनाने के लिए विलिंग नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि बोस गांधी और नेहरू से कम पॉपुलर है। जर्मनी से निराश होकर 1943 में बोस जापान के लिए निकल गए और फिर पहुंचे सिंगापुर। अब बारी है एक अमेजिंग फैक्ट की। आमतौर पर सभी लोग यही कहते हैं कि आजाद हिंद फौज नेताजी ने बनाई थी, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। सच तो ये है कि इसकी शुरुआत 1942 में ही हो गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA, जिसे बाद में आजाद हिंद फौज भी कहा गया, वाज फॉर्म्ड बाय मोहन सिंह, जो एक समय में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। INA में जल्द ही करीब 40,000 सोल्जर्स हो गए, लेकिन दिसंबर 1942 में जापानीज मिलिट्री ऑफिसर्स और मोहन सिंह के बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स होने के चलते INA को डिसबैंड कर दिया गया। 1943 में जब सुभाष सिंगापुर आए तो उन्होंने INA को रिवाइव किया और उसकी कमांड संभाली। यही से उन्हें नेताजी भी कहा जाने लगा। यही उन्होंने उनका सबसे फेमस स्लोगन भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी लीडरशिप में आजाद हिंद फौज के सोल्जर्स को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई और धीरे धीरे इसमें 50,000 सोल्जर्स हो गए। इसी पीरियड में नेताजी ने एक वुमेन रेजिमेंट भी बनाया, जिसको लीड कर रही थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। 1944 में INA ने बर्मा में ब्रिटिश के अगेंस्ट जापानीज का साथ दिया। ये लड़ाई 2 महीने चली और जापानीज लॉस्ट द वॉर। इसके बाद INA ने जापानीज के साथ मिलकर असम में भी लड़ाई लड़ी, पर इवेंचुअली 1945 में वो भी हार गए। 15 अगस्त 1945 को नेताजी ने एंड ऑफ द INA डिक्लेयर कर दिया। इसके 3 दिन बाद 18 अगस्त को उनके एक प्लेन क्रैश में मारे जाने की खबर आई, पर आज तक ये उनकी मौत का ये टॉपिक बहुत सारे डिबेट्स का हिस्सा रहा है और कितने लोग अपनी अपनी थ्योरीज लेकर आते रहे हैं। कुछ लोगों ने उनकी डेथ के बाद ये भी कहा था दैट ही वाज अ ट्रेटर, क्योंकि उन्होंने पहले हिटलर के साथ हाथ मिलाया और फिर जापानीज से। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये मानते हैं कि ही वाज अ पैट्रियट। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने INA इसलिए बनाई बिकॉज वो गांधी जी की अहिंसा के थॉट से अग्री नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ाई छेड़नी होगी। आपको क्या लगता है, सच क्या था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डू लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।